नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देहरादून में आज देश भर की तरह शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। ये यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के हासिल में ये यात्रा की शुरू की जा रही है और आपको बताते चले कि सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे, जहां सैनिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री द्वारा पैदल पथ यात्रा किया गया। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा 9 आतंकवादी हल्कों को नाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम मोदी कैबिनेट में पिछले दिनों देश में जाति जनगणना को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद से कांग्रेस इसको अपनी जीत के तौर पर देख रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत के अनुसार समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्तियों को कैसे आगे बढ़ाए और इस वर्ग की देश के लिए क्या भूमिका है, उसी के तहत देश में जातिगत जनगणना की जा रही है। और ये सोचने के पश्चात कि देश के विकास में अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित है, उसको विकास की आवश्यकता है। और जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था कि अंत्योदय का, कि जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है लाइन में, उसका विकास करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र की सरकार हमारी काम कर रही है, इसलिए जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया। देश में 1931 में जनगणना 31 तक होती थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने निशाना साधा, जहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर संबंधी बयान से पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन दब गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने अमेरिकी की मांग जो है वो मान ली है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप के व्यवहारिक हितों की शर्त पर सीजफायर करने के दावे को जवाब नहीं दिया है। पीएम मोदी का लंबे समय से टलता आ रहा देश के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट के पहले किए गए खुलासों में पूरी तरह से दब कर रह गया। देखिए, बिल्कुल राष्ट्र के नाम संबोधन करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 22 अप्रैल के बाद से देश की जनता ये जानना चाहती थी अपने प्रधानमंत्री से कि जो है वो जो 22 अप्रैल के जो दुखद घटना हुई उसके विषय में क्या सोचते हैं और क्या बोलेंगे। बिल्कुल देखिए, सेना की तारीफ करनी चाहिए और सेना के साहस और शौर्य को कांग्रेस पार्टी ने सदैव उसका सम्मान किया है, उसका मान किया है। और राहुल गांधी जी ने भी पहलगाम अटैक के बाद जो है सरकार से ये मांग की थी कि कठोर से कठोर जो है एक्शन जो है लेना चाहिए। और इसी क्रम में जो आपने देखा कि सेना ने जिस तरीके से जो है पाकिस्तान में और पीओके में टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया, पाकिस्तान का जो दुस्साहस था हमारी तरफ नजरें उठाने का, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। तो सेना के शौर्य को हम जो है के तरफ हम नतमस्तक हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज पूरा देश जानना चाहता है, स्वाभिमान मोर्चे के महासचिव मोहित डिमरी ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताएं और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत जिन कंपनियों को काम दिया गया है
उनकी उच्च पदों पर आसीन विभागीय अधिकारियों के साथ साठगांठ है और यही नहीं, अधिकारी कंपनी के साथ स्लीप पार्टनरशिप की भूमिका भी निभा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो एक ही कंपनी को सैकड़ों करोड़ के काम आवंटित किए गए हैं और जांच में उनको ब्लैकलिस्ट घोषित करने का आदेश भी जारी हुआ है। जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था हर गांव में, हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना। लेकिन ये उद्देश्य हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। और मैं से कहूंगा कि जल जीवन मिशन नहीं है, नल कमीशन मिशन योजना बनकर रह गई है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार के इसमें मामला है। और इसमें जो जांच हो रही है, जो गोपनीय जांच है, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करने की बात कही गई है, लेकिन उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है। और एक तरह से जो अधिकारी यहाँ पर है वो स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका में है, वो एक तरह से साइलेंट पार्टनर के रूप में निवेश कर रहे हैं कंपनियों में और उसके जरिए कार्य करवा रहे हैं। सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं और 10वीं का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। बोर्ड की ओर से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया, जबकि इसके करीब 2 घंटे बाद बोर्ड की ओर से 10वीं का भी परिणाम घोषित किया गया। इस बार देहरादून रीजन 13वें स्थान पर रहा। बताते चले कि सीबीएसई के देहरादून रीजन में उत्तराखंड के सभी 13 और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में स्कूल आते हैं। और आपको बताते चले केंद्र से बने रिजल्ट के आधार पर ही सरकार दी गई है। और 12वीं का 83.45% रिजल्ट रहा, जबकि 10वीं का पासिंग प्रतिशत 90.97 रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की योजनाओं में समय पूर्व और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए मोदी सरकार प्रत्येक गांव और गांव तक सड़क को जोड़ने का काम कर रही है। कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, सभी विभागों की समीक्षा हुई और भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही दिशा में हो और उसकी प्रोग्रेस क्या है, इस दिशा में लगातार जिले में हमारे जिलाधिकारी जी और उनके सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते भी रहते हैं। क्योंकि ये एक बैठक का प्रारूप रहता है उस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित, उस अनुसार आज की ये बैठक संपन्न हुई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार समय से काम को पूरा करें। अभी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जहां जल जीवन मिशन से और जैसे हर घर विद्युत देने की योजना से भी जैसे हमने बिजली का भी पूरा काम किया, पानी देने का काम किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर नेस्तनाबूद करने का काम किया था और इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया और इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमला बोला, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सेना ने काम किया है वो तारीफे काबिल है। देखिए, हमें 2 चीजों पर भरोसा है। पहली बात, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि हमारा नेतृत्व जो करेगा वो देश हित में करेगा, क्योंकि हमारा जो नेता बैठा हुआ है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है। दूसरा, हमारे अपने देश की सेनाओं पर भरोसा है, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर, उनकी क्षमताओं पर, उनकी तकनीकी पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। और हमारे देश की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया है, अपने शौर्य को दिखाया है और हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से सेना को दिशा दी है, सेना का मार्गदर्शन किया है, वो तारीफ काबिल है। हमने उस समय को भी देखा है कि जब सेना को
एक गोली चलाने के लिए भी केंद्र की तरफ ताकना पड़ता था, केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह की तरफ से जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में ड्रग तस्करी और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके तहत उनकी तरफ से जिला थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हीकरण करते हुए और इसी क्रम में थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत चिला नहर पटरी क्षेत्र में स्थित ग्राम कुनाव के आसपास वन क्षेत्र में और 3 अलग अलग विशेष पुलिस टीम भी गठित की गई है। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने थाना पुलिस टीम के साथ वन क्षेत्र में उपजी भांग के पौधे को नष्ट किया। भारतीय सेना के रिटायर हुए कर्नल अजय कोठियाल ने हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने को लेकर मीडिया के सामने बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरीके से और जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था और निर्दोष लोगों की जान ली थी, उसके बाद इन लोगों को जवाब देना जरूरी था। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा। हम सब ना जब कोई ऑपरेशन होता है या कोई फौज की एक्टिविटी होती है तो हम कुछ उसको उस नजरिए से देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में जैसे हमारे एक्टिविटी है, पिक्चर में जो हम चीजें देखते हैं, हमने जो कहानियां सुनी है, हम ना उसको वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन को देखें तो उसमें बड़ी टेक्निकल चीज है। ये जो ऑपरेशन था इस बार, ये तो बड़ा क्लियर एक तरीके से अगर देखें तो उद्देश्य ये था कि हमारी सारी की सारी जो सेना है, हमारे जो देश की काबिलियत है वो टेक्निकल हो, उसके पीछे जो ट्रेन मैन पावर है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो जानकारी है, उसके बेसिस पे बगैर किसी सिविलियन का नुकसान करे, बगैर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करे, हम प्रिसीशन कैसे उन जगहों पे हिट कर सकते हैं जहां पे कि टेररिज्म का रिक्रूटमेंट होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए सीज फायर पर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमले के बाद जो भी कार्रवाई की है और फिर सीज फायर का निर्णय लिया है, उन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार और चर्चा की जरूरत है। कुंजवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सीज फायर के पीछे की सोच को जानना जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान के साथ गंभीर लड़ाई की स्थिति है तो उसे कड़ा सबक क्यों नहीं दिया गया। तो ये आतंकवाद की घटना हुई जिसमें हमारे पर्यटक निर्दोष मारे गए, उसको लेकर के उसके बाद जो घटनाएं हुई और जिस तरह से सीज फायर हुआ, इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है सबको, और उसका एक जो वास्तविक निर्णय इसमें होना चाहिए कि इस कारण ये चीज हुई है। देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी के ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड की जद में 2619 कच्चे और पक्के मकान आएंगे और इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार इसे जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि एलिवेटेड रोड की प्रक्रिया को लेकर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, जिसमें इस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया और साथ ही सीएम धामी ने इस विषय को लेकर बैठक भी की है। आगे बढ़ रहा है और मेरी अभी कुछ दिन पहले मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उस पर हमारा पूरा डिस्कस हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं, जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं इसके, और उन्होंने अपनी सहमति एलिवेटेड रोड्स के लिए दी है और यहाँ तक कि जो जीएसटी है जो उस पर पड़ेगा जो निर्माण पर, उसमें संभवतः कुछ छूट हमको मिलने जा रही है और वो काम हमारा आगे बढ़ रहा है। उसमें लगभग 3000 से ऊपर मकान है, आंकड़े तो कम आ रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि फाइनल होते तो 3000 तक के ऊपर मकान होंगे
इनका विस्थापन हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये विश्वास लोगों को कर लेना चाहिए कि जो भी लोग वहां से हटाए जाएंगे उनको बसाया भी जाएगा कहीं न कहीं। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने प्रदेश में खेल के विकास को लेकर पूरे समर्पण भाव से काम करने की बात कही और देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित खेल परिषद के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर उन्होंने जल्द ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर खेलों के विकास और खेल प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म देने की बात कही। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए काम किया जाएगा। आपको बताते चले कि खेल विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। दर्जा प्राप्त मंत्री हेमराज बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने तमाम ये बातें कही हैं। खेल परिषद के उपाध्यक्ष जो है उन्होंने ग्रहण करने के बाद संभाल लिया है। और स्पोर्ट्स कॉलेज को 11वीं माह नया बनाया। बॉक्सिंग को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा सा शानदार सा वहां पर निर्माण किया हुआ है। तो मैंने उधर के जो प्राचार्य हैं, जो उसके वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, उनसे मैंने चर्चा की कि इसको कैसे आप बेहतर तरीके से इसको सजा और संवार से रख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को बनाना बड़ी बात नहीं है, बना के उसको सजा और संवार के रखना, उसको बेहतरीन तरीके से उसकी देखरेख करना, ये बड़ी बात है। तो उसके देखरेख के लिए हम लोग बीच बीच में नेशनल प्रदेश की प्रतियोगिता उधर करते रहेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, और आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, और कांग्रेस की प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने कहा है वो निंदनीय है और इस तरह की बयानबाजी के लिए हनी पाठक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतना निम्न स्तर का, इतना घटिया, इतना भर्त्सनीय बयान देने पर तो उनके खुद के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि इस तरह की महिला उनके पैनल में प्रवक्ता के रूप में होनी चाहिए या नहीं। हम दो अलग अलग दल जरूर हैं, हमारे वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं और नाम लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, इन पर तो मानहानि का दावा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने जो बात रखी है, आप लिव इन रिलेशनशिप का यूसीसी में होने का बचाव करते करते अपने मुख्य विपक्षी दल के नेताओं के व्यक्तिगत जीवन तक या उन पर इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अगर पदाधिकारियों के बारे में देखा जाए तो कांग्रेस के नाम लेकर अगर मैं डायरेक्ट बोलना चाहूं तो इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने कहीं किसी से परमिशन नहीं ली है। अगर दो चार के नाम ले दिए जाए तो हरीश रावत जी जैसे, हरीश धामी जी जैसे कई इनके नेता हैं और इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की कगार का पूरा कार्य कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मंगलवार को सचिवालय में कैंची धाम में यातायात व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कैंची धाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए और आपको ये भी बताते चले कि मुख्य सचिव ने कहा कि कैंची धाम बाजार की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। भारत पाक के बीच हुए सीजफायर के बाद से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि 13 दिन के अंदर 5 से 7 लाख अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। चारधाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे, 27 लाख पार हो चुके हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है।
ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीजें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं। वहां पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम भी लोग जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जो है वो दिए और जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन और प्रभावी योजनाएं तैयार कर समयबद्ध में प्रस्तुत की जाए ताकि जिले को विकास की नई दिशा मिल सके। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी 7 दिनों के भीतर सभी विभागों से योजनाएं संकलित कर उन्हें अनुमोदन ले लिया जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रियों और विधायकों से समन्वय कर प्रस्तावित योजनाओं के सुझाव प्राप्त कर एक समेकित रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। सीएम सर के द्वारा हमारा जो आउटले पास कर दिया गया, तो मेरे द्वारा विभागों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र विभागवार योजनाएं दें ताकि हम जिला योजना को पास करवाते हुए इस वित्तीय वर्ष में त्वरित गति से विकास कार्य या जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं शासन स्तर से और विकास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण योजनाएं उनको केदारनाथ धाम यात्रा स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से लगातार नए प्रयास किए जा रहे। खासतौर पर प्राथमिक सुविधाओं के साथ ही यात्रा मार्ग केदारपुरी में स्वच्छता दुरुस्त रखने के विशेष ध्यान दिया गया। इसी क्रम में एक नई पहल करते हुए प्रशासन ने डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने की व्यवस्था भी की। और आपको ये भी बताते चले कि देश विदेश से बाबा के धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सुखद यादगार रहे, इसके लिए शासन प्रशासन के स्तर से कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देश के मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ हरिद्वार का पदभार ग्रहण कर लिया है। मेला नियंत्रण भवन में प्रेस से वार्ता करते हुए सोनिका ने कहा कि आगामी कुंभ का आयोजन सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा और जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके आने वाले समय में उतना हम करेंगे। और उसके लिए प्लानिंग जो होती है, जो बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमिश्नर साहब ने काफी इसमें बैठकें भी ली हैं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। उसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या में आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जाम की समस्या को देखते हुए जाम से निपटने के लिए आने वाले 25 साल की चुनौतियों को देखते हुए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बिंदाल रिस्पाना एलिवेटेड रोड निर्माण ऐतिहासिक साबित होगा। तो वहीं उस पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सरकार अनेकों घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी भी उसी दिशा में सरकार का एक वादा था। अब भविष्य की 25 साल की दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजना है उस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। इस शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई की इस नाली में बह गई लोगों को ढूंढने से नहीं मिली है, लेकिन जाम से अभी तक तो जनता को मुक्ति मिली नहीं है। अब 25 साल की दीर्घकालिक योजना
पर जो है सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजनाएं बनी थी वो क्यों धराशायी हुई, इससे भी सरकार को। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।